हम लोग मौर्य वंश के बाद जो छोटे छोटे वंश शासन कर रहे थे उसके बारे में देख लिया। अब मध्य भारत से जो आक्रमण हुए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मध्य भारत से आक्रमण यूनानियों ने किया था, पार्थिया वंश के लोगों ने किया, स्काइथियंस ने किया, यूजेही वंश ने किया। यूनानी, स्काइथियंस, पार्थियंस, यूजोही। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ये जो स्काइथियंस हैं यही बाद में शक शासक कहलाए, और जो यूजोही है यही बाद में कुषाण कहलाए। और यूनानी को इंडो ग्रीक कहा गया। विश्व का 8वां अजूबा बना कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। विश्व का 8वां अजूबा बना कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। जो भारत में बहुत सारा जो आक्रमण हुआ हिंदू कुश वाले क्षेत्र से, वो क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे साइड तो हिमालय था और नीचे साइड पानी से भरा हुआ रहता था, इसलिए वहां से नहीं हुआ। सबसे पहले मध्य एशिया से जिस वंश ने आक्रमण किया वो थे यूनानी वंश। सबसे पहले यूनानी वंश के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी ईरानी भी उत्तर होता है, कभी कभी यूनानी भी होता है। तो वो सब मौर्य काल या उससे पहले के टाइम पीरियड का बात होता है। जैसे कि यहाँ पे सिकंदर का जिक्र हो जाएगा और यहाँ कोई और। तो प्रथम ईरानी और द्वितीय यूनानी। लेकिन ये मध्यकाल का मतलब कि ये मध्य भारत से हुए आक्रमण की बात है और मध्य एशिया से, इसीलिए इस टाइम पर यूनानी ने सबसे पहले अटैक किया था। पहला हिंदू कुश के जरिए भारत में जो आक्रमण हुआ वो ग्रीक यूनानियों ने किया था, और भारत में ढल जाने की वजह से इनको इंडो ग्रीक कहा जाने लगा। ग्रीक यूनान होता है। जैसे कि यूनानी लोग उत्तरी अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे, अचानक से प्रकट नहीं हो गए। थोड़ा सा ही हमारे नॉर्थ वेस्ट में थे, उधर से फिर थोड़ा सा नीचे आकर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग में सेल्यूकस निकेटर का जो वंश चल रहा था वही शासन कर रहा था, जिसे सेलुलिस वंश के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यूनानियों को भारत पर जो आक्रमण करने के लिए पुश किया था स्काइथियन वंश ने, शकों ने। और सबसे प्रमुख शासक मिलिंद हैं, ये यूनानी का। इनके बारे में मिलिंद पन्हों से पता चलता है, और ये मिलिंद पन्हों में ये बौद्ध भिक्षु एक नागसेन है, उससे ये प्रश्न पूछ रहे होते हैं। मिलिंद पन्हो यूनानी रूलर है, नागसेन बौद्ध भिक्षु है, और यूनानी रूलर बौद्ध भिक्षु से प्रश्न पूछ रहा है। मिलिंद क्वेश्चन पूछ रहे हैं बौद्ध धर्म को लेकर, और इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म में बदल दिया। इस तरह से याद करना आसान हो गया कि मिलिंद जो कि यूनान के रहने वाले था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। यूनानी शासकों के बारे में 3 फैक्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। यूनानी सोने के सिक्के पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर हम सिर्फ सिक्कों की बात करें तो वो तो सबसे पहले महाजनपद काल में भी देखने को मिला था, जो कि पंचमार्क सिक्के होते थे मगध में मौर्य काल के मौर्य वंश के समय पर। जिसमें मछली होता था, चांद होता था, अन्य जानवर होता था। और जो पंचमार्क सिक्के थे वो सिल्वर के हालांकि थे, और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सोने के सिक्के का, तो यूनानी। पंचमार्क सिक्के सिल्वर के थे जो मौर्य वंश के समय में चल रहा था। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने सबसे पहले राजा से संबंधित सिक्के चलवाए थे, यानी कि सिक्के पर राजा का तस्वीर होगा आपसे। इससे हम लोग पता चलेगा कि उस टाइम पर किस राजा का शासन रहा होगा। थर्ड, इन्होंने हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत की थी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में।
इसे गांधार कला भी बोलते हैं, हेलेनिस्टिक कला। कभी कभी ऑप्शन में गांधार कला ना होकर हेलेनिस्टिक कला होगा। और ये जहाँ से आया वहाँ का कल्चर था, यानी कि मध्य एशिया का कल्चर प्लस इंडिया का आर्ट हो गया। मध्य एशिया का आर्ट प्लस इंडिया का आर्ट इक्वल टू गांधार आर्ट। शक साम्राज्य, ये साम्राज्य है। इसका 5 शाखाएं थे, उसमें से एक वंश क्षत्रप था। शक 5 शाखाएं था और एक वंश क्षत्रप था। अलेक्जेंडर ने जितना ऑक्युपाई किया था उससे ज़्यादा शक लोगों ने किया। शक को स्काइथेंस भी बोलते हैं। ये ज़्यादा समय तक शासन करेंगे। शक की टोटल 5 शाखाएं थी। जैसे 16 महाजनपद था तो 16 शाखाएं थी आर्यों की। ये 5 शाखाएं अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्से में शासन कर रही थी। गुजरात कन्नड़ वाले कोस्ट पर एक शाखा थी। गुजरात कन्नड़ वाले कोस्ट पर भी एक शाखा थी। शकों ने उत्तर पश्चिम पर और उत्तर भारत पर शासन किया। शकों ने उत्तर पश्चिम पर और उत्तर भारत पर शासन किया। इसे माइंड में इमेजिन कर लें। एक शाखा भारत के पश्चिमी भाग में भी बसी, जिसे 4वीं शताब्दी तक शासन किया, और एक शाखा भारत के पश्चिमी भाग में भी बसी थी, जिसने 400 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि लगभग 500 साल तक रूल किया कुछ शक शाखाओं ने। माना जाता है कि शकों को कोई रोक नहीं पा रहा था सिवाय एक राजा, वो थे राजा विक्रमादित्य। शकों को कोई नहीं रोक पा रहा था, इन्हें रोका राजा विक्रमादित्य ने, जो परमार वंश के थे। विक्रमादित्य ने शकों को हराया 57 BC में। ये डेट इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आएगा। तो इसी 57 BC से एक नया कैलेंडर विक्रम संवत शुरू हुआ था। इस संवत कैलेंडर को हिंदू धर्म में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत सरकार शक संवत वाले कैलेंडर को फॉलो करता है। भारत सरकार शक संवत वाले कैलेंडर को फॉलो करता है और ये विक्रम संवत नहीं। जैसे कि विक्रम संवत में जोड़ना है तो 57 ज़्यादा जोड़ देना पड़ेगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने क्षत्रप प्रणाली शुरू किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शकों ने। कुषाण भी इसको फॉलो रखे थे। विक्रमादित्य को प्रतिष्ठित उपाधि भी मिली थी, जिसका जो ज़्यादा ताकतवर शासक होता था वो विक्रमादित्य उपाधि ले लेता था। विक्रमादित्य मध्य प्रदेश उज्जैन का राजा था और ये परमार वंश के पहले शासक कौन है? विक्रमादित्य परमार। सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन, यही तो नाम आया यहाँ, जो ध्यान में रखना। सबसे प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन क्षत्रप वंश से थे। इसके बारे में जूनागढ़ शिलालेख से पता चलता है। गिरनार शिलालेख के रूप में भी यही जाना जाता है, जो गुजरात में है। जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख गुजरात में है। इसके बारे में रुद्रदामन प्रथम जो शक वंश के है उसके बारे में पता चलता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का मरम्मत भी करवाया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में बना था। पुष्पगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के टाइम पर। शकों के बाद पार्शियन वंश है और इसके बाद कुषाण है। पार्शियन वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पार्थियन वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, तो हम लोग सीधा कुषाण को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यूनानी को देखें। यूनानी के बाद हम लोगों ने शक को देखा, शक के बाद पार्थियन को, और पार्थियन के बाद लास्टली कुषाण को। जैसे कुषाण कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी ईस्वी तक रूल किया। पहली शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी ईस्वी तक। कुषाणों को युवेजिस या टोचरियन के नाम से भी जाना जाता है। कुषाणों को युवेजिस या टोचरियन के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी इन्होंने तो पहले पेशावर में रखे थे, लेकिन बाद में मथुरा कर लिया था। ये स्वयं को देवताओं का पुत्र या राजाओं को राजा कहते थे। कुषाण लोग स्वयं को देवताओं का पुत्र या राजाओं का राजा कहते थे। कुषाण साम्राज्य में अलग अलग वंश आए। तो पहला वंश था कड़फिसेस वंश। कुषाण वंश से बहुत से
अलग अलग वंश है, जिसमें पहला वंश था कटफिशेस वंश, जिसमें एक कुजुल कटफिशेस देखने को मिलेगा और एक वीमा कटफिशेस देखने को मिलेगा कटफिशेस वंश में। अब इसके बाद डायरेक्ट कनिष्क के बारे में जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। इन्होंने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया था। क्यों? क्योंकि कनिष्क सबसे शक्तिशाली थे कुषाणों में, कुषाणों में सबसे शक्तिशाली, कि इन्हें द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, तो हाँ, तो इन्होंने भी चौथी बौद्ध संगीति के संरक्षण दिया था, मतलब चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ था। और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसी कैलेंडर को तो भारत सरकार फॉलो करती है, 57 बीसी वाले नहीं। जैसे कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जाए। जब अशोक बोल रहे हैं तो लिंकिंग तो इससे होगा ना भाई। सोने के शुद्धतम रूप वाले सिक्के चलवाए थे, सोने की प्यूरेस्ट फॉर्म। इससे पहले जबकि हम लोगों ने देखा था कि सोने का, सिर्फ सोने का सिक्का तो यूनानी, सोना तो यूनानी, चांदी इससे पहले भी था महाजनपद काल में, और सोने की प्यूरेस्ट फॉर्म कुषाणों। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कुषाणों ने किया था। हमें उनके बारे में रवाता अभिलेख से जानकारी मिलता है, जो कि अफगानिस्तान में है। रवाता जो 2री शताब्दी ईस्वी के हैं तथा बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। हमें उनके बारे में रवाता शिलालेख से पता चलता है, जो अफगानिस्तान में है, जो 2री शताब्दी ईस्वी के है तथा बैक्ट्रियन भाषा और ग्रीक लिपि में लिखा गया है। अब लास्ट देख लेते हैं कि विदेशी आक्रमण जो हुआ उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मिट्टी के बर्तन लाल हो गए, मिट्टी के बर्तन लाल बर्तन, रेडवेयर। विदेशी आक्रमण का प्रभाव देख लेते हैं हम लोग। ये विदेशी तो वे पूरी तरह भारत के हो गए, स्वदेशी हो गए तथा भारत की संस्कृति में डूब गए थे, यानी अपने आप को भारत की संस्कृति में ढाल लिया था। तो इसका प्रभाव ये मिट्टी के बर्तन पे भी पड़ा, मिट्टी के बर्तन हमारे लाल हो गए। ये लोग विभिन्न तरीके से घुड़सवार तकनीक, पगड़ी पहनना, शेरवानी पहनना सिखाया, विभिन्न तरीक़ा से घुड़सवार तकनीक सिखाया, पगड़ी पहनना सिखाया, शेरवानी पहनना सिखाया। जैसे राजनीतिक, कुषाणों ने सरकार की छत्रप प्रणाली शुरू किया था, जबकि यहाँ कुषाण नहीं, शक होगा, क्योंकि शक की 5 शाखाएँ थे जिसमें से एक छत्रप था। हाँ, कुषाण भी जारी रखा था, मतलब कि दोनों का लिंकिंग नाम आएगा। अगर एग्जाम में पूछा गया तो शकों को ही प्रेफर करना है। और इसका मतलब होता है, छत्रप प्रणाली का मतलब कि साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सैन्य गवर्नर महाक्षत्रप या महान क्षत्रप के अधीन था। सैन्य शासन, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कल्चर को देख लेते हैं। वे शिव और भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, वे शिव और भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, इसे ध्यान रख लेना है, अभी के लिए पूरा पूरी नया है। साहित्य तो बुद्ध चरित अश्वघोष, भगवान बुद्ध की पहली जीवनी, बुद्ध चरित अश्वघोष। और महावत्सु और दिव्यादान, महावत्सु एंड दिव्यादान ये शुरू किया। और कामसूत्र वाताश्रयन। साइंस के बारे में देख लेते हैं। चिकित्सा पर एक किताब की लिखी गई, चरक संहिता, जो चरक ने लिखा था, इसे चिकित्सा के जनक भी बोला जाता है। अलग अलग जड़ी बूटियों का जिक्र है चरक संहिता में। और एक सर्जरी होता है, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, स से सर्जरी, स से सुश्रुत, ध्यान रख लेना है। अब लास्ट में देख लेते हैं गांधार कला और मथुरा कला में क्या डिफरेंस है। गांधार कला ग्रीक का है और ये मथुरा कला स्वदेशी है, भारतीय है, लेकिन कुषाणों द्वारा ही विकसित किया गया। दूसरा, गांधार कला बौद्ध धर्म को संरक्षण देता है और मथुरा कला प्रेफरेंस देता है हिंदू देवी देवता एंड जैन को। गांधार बौद्ध और मथुरा हिंदू देवी देवता एंड जैन। थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। बुद्ध के चारों ओर, जैसे गांधार कला मथुरा कला, बुद्ध के चारों ओर जो हैलो होता है वो ठीक से विकसित नहीं हुआ। और ये प्रभा मंडल का विकास। और चौथा, गांधार कला भूरा बलुआ पत्थर, गांधार कला भूरा बलुआ पत्थर का प्रयोग। और ये मथुरा लाल।
तो इसको ऐसे कर सकते हैं, मलाल, एम से मथुरा, उसके आगे लाल, मलाल हो गया।